नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी सैलरी ₹10,000 पर मंथ के आस-पास है या फिर 10,000 नहीं, मान लीजिए आपकी साढ़े 9,000, 9,800, 11,000, 10,500 मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ₹10,000 के आस-पास अगर आपकी पर मंथ की सैलरी है और अगर आपका टारगेट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के लिए कि ये जो तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अगर मेरी सैलरी ₹10,000 के आस-पास है पर मंथ तो मैं कैसे 1 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। यकीन मानिए ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इसे सिंसियरली एंड पेशेंस के साथ फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रिस्क के आराम से 1 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएँगे। तो देखिए जो भी सैलरी होती है उसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सेविंग, दूसरा होता है आपका एक्सपेंसेस मतलब कि खर्च। या तो सैलरी का क्या होता है जो इनकम आती है या तो उसका सेविंग होता है मतलब बचत होता है या फिर खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यही 2 चीज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे जो चीज़ें करने वाले हैं, इस 10,000 का वो क्या करेंगे कि मैं मान के चल रहा हूँ आप 25% क्या करेंगे सेविंग करेंगे, ठीक है? और आपका जो बाकी 75% होगा वो कहाँ होगा? आपका खर्च होगा। देखिए आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर अदर जो एक्सपेंसेस होंगे, वो तो आपको करने ही करने हैं। अब एक्सपेंसेस में हमने क्या-क्या यहाँ पे इंक्लूड किया है, देखिए क्लोथिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, मान लीजिए आपने कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ये सब लिया है तो वहाँ पे आपका कुछ पैसा जाएगा। खाने-पीने की चीज़ों पे आपका खर्चा होगा। इसके अलावा मोबाइल आप यूज़ करते हैं, अगर वाई-फाई यूज़ करते होंगे तो ऑफ कोर्स उसके रिचार्जेज़ आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप अनमैरिड हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कोचिंग हो गया या फिर कोई नया स्किल सीख रहे हैं, कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर एग्ज़ामिनेशन वगैरह आप फ़िल करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसके एग्ज़ाम के फ़ीस वगैरह आपको देने पड़ते हैं। या फिर इसके अलावा अदर कोई खर्चे हैं, तो ये जो 7500 है, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब मेरा मोटा-मोटा कहने का मतलब है कि आपका जो भी ₹10,000 के आस-पास मंथली सैलरी है, उसमें से 75% आप क्या करोगे, अपने खर्चे करोगे, बाकी जो 25% बचेगा वो इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं देखूँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे मेरा जो 25% मतलब कि ₹2500 बच रहा है, तो क्या मैं उसे एफडी, आरडी या फिर किसी सेविंग अकाउंट की स्कीम में डाल दूँ? या फिर मैं पोस्ट ऑफिस में उसे डाल दूँ? या फिर कोई इंश्योरेंस वाली सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर दूँ? गोल्ड भी एक बेहतर ऑप्शन हमें दिखता है या फिर मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में शेयर वगैरह खरीदना चालू कर दूँ या फिर म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, ईटीएफ है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपको दिख रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी है, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा अगर अदर कोई ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा ये जो मैंने एक्सपेंसेस बताए हैं, ये मैंने मोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल लेके बताया है। हो सकता है इसके अलावा भी अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हों तो कोशिश कीजिएगा कि 75% में आप ऐड कर सको और इसमें से अगर कोई आपका एक्सपेंसेस नहीं है तो आप उसे एक्सचेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो अगर मेनली देखा जाए तो इतना एक्सपेंसेस जनरली होता ही होता है, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हमें दिखने को मिलते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो पहला जो आपका चौर ऑप्शन है जैसे कि एफडी, आरडी या फिर सेविंग अकाउंट ये मैं नहीं कहूँगा, पोस्ट ऑफिस को भी मैं हटा दूँगा, इंश्योरेंस स्कीम को भी मैं हटा दूँगा। ऐसा नहीं करना कि सारा पैसा आप अलग-अलग पॉलिसीज़ में, अलग-अलग इंश्योरेंस स्कीम में ले रहे हो, गोल्ड में पूरा पैसा डाल दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिनिमम 6% से लेके मैक्स टू मैक्स आपको मिलेगा, तो आप देखेंगे 7.5% या फिर बहुत हुआ तो 8% के आस-पास मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। गोल्ड में आप देखोगे तो गोल्ड में आपको हाँ 10% के आस-पास रिटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं बोलूँगा। एंड डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट में तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो जो बेहतर तरीका है वो क्या है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है? वो म्यूचुअल फंड से के कॉन्टेक्स्ट में बताने वाला हूँ। ईटीएफ को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये अभी इंडिया में उतना ज़्यादा लीगलाइज़्ड नहीं है, ठीक है? आरबीआई ने भी अभी इसे लीगल नहीं बनाया है।
तो अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, इसी के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन-कौन सी स्कीम है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके अपना जो टारगेट है, वो अचीव कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप देखोगे बहुत सारे अलग-अलग म्यूचुअल फंड स्कीम दिखते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गया, लार्ज कैप फंड है, लार्ज एंड मिड है। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट फंड, थीमेटिक फंड और भी बहुत सारी अदर कैटेगरी हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आपको मिल जाएँगे, लेकिन मेनली देखेंगे यही आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपका टाइम फ्रेम कितना है, टाइम पीरियड, टाइम हॉरिज़न कितना है। देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 के आस-पास है और आप अगर मैरिड हो, ठीक है? आपके ऊपर लायबिलिटी है, बच्चे हैं, आपकी वाइफ ऑफ कोर्स होगी, तो आपका खर्चा थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, सेविंग थोड़ा कम होगा। तो मैं ये मैरिड वालों को ध्यान में रख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 2500 फिर भी मैरिड होने के बाद बच्चे आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, वो सब चीज़ें होने के बाद अगर ₹2500 आप पर मंथ बचा ले रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनमैरिड हो, ठीक है? आपके पास कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं है और आप ईज़िली इतना बचा ले रहे हो, तो ये डेफ़िनेटली आप फ़ॉलो कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ₹2500 पर मंथ बचा रहा है, ठीक है? चाहे कितनी भी उसकी सैलरी हो, अगर आप ₹2500 इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म टर्म के लिए बताने वाला हूँ, तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे जो स्मॉल कैप फंड है और मिड कैप फंड है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। इंडेक्स फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे 12 से 14% के आस-पास यहाँ पे रिटर्न मिलता है। वही हाल आपका मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में भी होता है। यहाँ पे भी आपका 12 से 14% के आस-पास रिटर्न मिलता है। डेट में और भी कम मिलता है, तो डेट को तो बिल्कुल हटा दीजिए। सेक्टोरियल में और थीमेटिक में इसको भी हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो मैं यहाँ पे मिड और स्मॉल के बारे में बात करने वाला हूँ। और क्यों मैं मिड और स्मॉल के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपका जो टाइम हॉरिज़न है बहुत ज़्यादा है। कम से कम आप लेके चलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 15 साल से ज़्यादा समय लेके चलिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि ये जो ₹2500 है कैसे इसको हम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लेके रखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो ₹2500 है, ठीक है? 2 तरीके से आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो पूरा पैसा नहीं, ₹1000 आप क्या कर सकते हो कि आप मिड कैप में डाल दो, ठीक है? और 1500 आप स्मॉल कैप में डाल दो। एक ये तरीका हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप 1500 मिड कैप में डालो और स्मॉल कैप में 1000 डालो। ये 2 तरीके हैं। ये है आपका सेकंड ऑप्शन और ये है पहला ऑप्शन, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हो। अच्छा, एक और ऑप्शन है कि हो सकता है आप 2-3 मिड कैप फंड ले लो, ठीक है? तो ये जो पूरा पूरा ₹2500 है वहाँ पे डाल दो या फिर पूरा पैसा आप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं एग्ज़ाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, ये पहला वाला ऑप्शन आपको लेके बता रहा हूँ कि अगर आप ₹1000 मिड कैप में डाल रहे हैं और ₹1500 आप स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, तो कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो देखिए मिड कैप में अगर आप ₹1000 पर मंथ डाल रहे हो, हर साल 10% से स्टेप अप कर रहे हो, स्मॉल कैप में ₹1500 पर मंथ डाल रहे हो, 10% से स्टेप अप कर रहे हो, तो 25 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोनों का आपको मिला के 1 करोड़ 48 लाख रुपए आराम से बन जाएँगे। मिड कैप में आपका 50 लाख रुपए के आस-पास बनेगा, स्मॉल कैप में 97 लाख रुपीज़ के आस-पास बनेगा। वहीं अगर केवल 5 साल और आप इसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, देखिए 25 साल में आपको 1 करोड़ 48 लाख रुपए बन रहा है, लेकिन केवल 5 साल और इन्वेस्ट इसमें आप करते रहते हैं केवल 5 साल, तो ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। ये होगा 3 करोड़ 30 लाख रुपए के आस-पास। और यहाँ पे जो मैंने रिटर्न एज़्यूम किया है, मिड कैप में 14% के आस-पास, स्मॉल कैप में 16% के आस-पास, जो कि एक सबसे मिनिमम रिटर्न है। आप देखेंगे स्मॉल कैप में आपको 18% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है एंड मिड कैप में आप देखेंगे बहुत से फंड आपको 16% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन मैंने यहाँ पे गिरे से गिरे हालत में ये जो रिटर्न लिया है,
ताकि अगर गिर के इतना भी मिले आपको मिड कैप में 14 और स्मॉल कैप में 16 तो भी ये टारगेट आपको अचीव हो जाए। लेकिन ड यकीन मानिए अगर आप बढ़िया फंड चुनेंगे, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में बहुत सारे अच्छे रिटर्न के बारे में, अच्छे फंड के बारे में बताया है। तो उसमें से अगर किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो ये जो आपको टारगेट दिख रहा है, इससे ज़्यादा होगा। ये हो सकता है आपका 4.5 सीआर तक भी पहुँच जाए। तो चीज़ें अचीवेबल हैं अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा इसके पहले मैंने एक ऑप्शन आपको डिस्कस किया था, क्या होगा कि अगर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में या फिर पूरा पैसा मिड कैप में डाल देते हो, तो अगर पूरा पैसा 16% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको स्मॉल कैप में, इसके हिसाब से पूरा पैसा आप स्मॉल कैप में डालते हो, तो केवल 22 साल में आपके पास 1 सीआर का वैल्यू होगा, 25 ईयर में ये होगा 1.62 करोड़ एंड 30 ईयर में 3.71 करोड़ ईज़िली अचीव हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो कैलकुलेशन है, ये बिल्कुल अचीवेबल है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना पेशेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। लेकिन आपको क्या रखना है कि पेशेंस रखना है और बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से लंबे समय तक बने रहिए, डेफ़िनेटली जो टारगेट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो अचीव हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 10,000 रुपीज़ के आस-पास आपकी सैलरी है और आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आप इसे अचीव कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी मैंने बताया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में नहीं दिया गया है। मार्केट में रिस्क थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है? तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है, अपने खुद के रिसर्च के आधार पर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी फंड का नाम बता दिया, हालाँकि जो मैं फंड का नाम बताता हूँ, वो काफ़ी अच्छे फंड होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप खुद रिसर्च करोगे ना, खुद खुद एनालिसिस करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने, समझने को मिलेगी। तो बार-बार जब आप खुद समझदार हो जाओगे, खुद सी चीज़ें सीख जाओगे तो मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आपको एक बार खुद से भी रिसर्च करना चाहिए फंड के बारे में। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 10,000 रुपीज़ में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ हो आपकी लाइफ़ में, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।